संघर्षों से बंधा जीवन और कल्पनाओं से जूझा उसको जीने का एहसास। हर व्यक्ति की यही जिंदगी होती है। वक्त में बहते वो पल कहीं हमारी जिंदगी की यादें बन जाते हैं। वो यादें जिन्हें हम हर पल अपने पिटारे में संजोते आते हैं। समय आने पर जब भी ये पिटारा अपनों के सामने खुलता है तो सैर करता है उस वक्त की, उन खूबसूरत पलों की जो आज सिर्फ यादें हैं। आज फिर एक ऐसा ही यादों का पिटारा हम सभी के समक्ष खुला है, जिसमें कहानियां हैं प्रेम की, संघर्षों की, कुछ आंसुओं की, कुछ मुस्कुराने की, कुछ मुस्कानों की और इन सभी को समेटती यादों की। यह है इंदौर में रहने वाला पाठक परिवार, छोटा सा लेकिन बेशकीमती। आइए जानते हैं पाठक परिवार के आधार स्तंभ अशोक जी और मनोरमा जी के अनूठे साथ की कहानी। इस कहानी में प्रेम है, समर्पण है और है अपनेपन का मजबूत रिश्ता। अशोक जी के जीवन की शुरुआत एक छोटे से गांव से हुई। यह वो समय था जब हमारे देश के ग्रामीण इलाकों का जीवन आज की तुलना से बहुत अलग हुआ करता था। बिजली के अभाव के साथ कच्चे मकानों में रहना आज सोचने पर भी बहुत कठिन सा लगता है, लेकिन वही वक्त था जब लोगों ने अपने कठिन समय से लड़कर कुछ अलग जज्बा, ऊंची सोच रखकर मेहनत व लगन से कामयाबी हासिल की और अपने परिवार की परिस्थितियों को और उनके जीवन को बदल दिया। ऐसे ही कामयाब लोगों के किस्सों में एक किस्सा रहा अशोक जी पाठक का। कहानी की शुरुआत हुई मध्य प्रदेश के बढ़वा जिले से कुछ दूर स्थित एक छोटे से गांव सिरलाई से। वही गांव जहां 5 मई 1945 को एक ब्राह्मण परिवार में श्री अशोक जी पाठक का जन्म हुआ। अशोक जी अपने 4 भाई बहनों में सबसे छोटे थे। जीवन में कुछ कर गुजरने की चाह ने इन्हें हमेशा घेरे रखा। समय अपनी रफ्तार पकड़कर आगे बढ़ता गया और अशोक जी समय के साथ साथ और भी गंभीर होते गए। अपनी मंजिल हासिल करने की चाह में इन्होंने उच्चतम शिक्षा ग्रहण करना ही अपना लक्ष्य बना लिया। वे मान चुके थे कि शिक्षा ही सर्वश्रेष्ठ है और वही एक कुशल जीवन का सार है। शैक्षणिक और पारिवारिक जीवन के तालमेल बनाते हुए अशोक जी अपने पिता और भाई के साथ खेती में हाथ भी बंटवाया करते। धीरे धीरे समय आगे बढ़ता गया और अशोक जी ने समाज शास्त्र और इकोनॉमिक्स में एमए करने बढ़वा जिले के जवाहरलाल नेहरू महाविद्यालय में दाखिल लिया। इस दौरान अशोक जी ने जीवन के कई उतार चढ़ाव पार कर लिए थे, लेकिन एक कठिनाई जो अशोक जी को परेशान करती रही वो थी कॉलेज से वापस आकर घर में प्रवेश करने की प्रथा। जी हां, अशोक जी की माता श्रीमती पार्वती देवी साफ सफाई वह शुद्धता को लेकर बहुत ही सख्त रही हैं। उन्होंने घर के सभी सदस्यों को निर्देश दे रखे थे कि जब भी बाहर से आए तो पहले स्नान करें। बेचारे अशोक जी इस प्रथा से परेशान रहने लगे और एक दिन उन्होंने ये प्रथा बदलने का फैसला लिया। बदलाव तो आया, लेकिन प्रथा में नहीं बल्कि अशोक जी के भोजन करने के स्थान में। अब उन्हें घर में नहीं बल्कि घर के बाहर स्थित बाड़े में भोजन करना पड़ रहा था। यह बदलाव की जिद ज्यादा समय तक नहीं चल पाई और उन्हें यकीन हो गया
कि ये उनके बस की बात नहीं। उस दिन उन्होंने जाना कि मां के आगे किसी की भी नहीं चल पाएगी। समय गुजरा। अशोक जी की पढ़ाई पूरी होते ही उनकी नौकरी बड़वा में स्थित स्टेट बैंक ऑफ इंदौर में लग गई। कुछ समय वहां नौकरी करते उन्हें अपने भविष्य का ख्याल आया। उन्हें यह आभास हुआ कि वे इससे कई ज्यादा मेहनत कर सकते हैं। अपने उज्जवल भविष्य को मूर्त रूप देने अपने घर वालों से सहमति लेकर चल दिए इंदौर शहर की ओर। कोई भी तेरी राह ना देखे, मैल बिछाए ना कोई, दर्द से तेरे कोई ना तड़पा, आँख किसी की ना रोई, आँख किसी की ना रोई, कहे किसको तू मेरा। कठिनाइयों से लड़ जाने और अपनी किस्मत खुद लिखने का जज्बा रखते हुए पहुंच गए इंदौर शहर। शहर आकर अपनी किस्मत आजमाने का विचार मानो भगवान ने स्वयं ही उन्हें दिया, क्योंकि यही तरक्की के साथ उनके जीवन का एक बहुत ही खूबसूरत मोड़ आने वाला था। और वो था उनके जीवन में होने वाली उनकी अर्धांगिनी श्रीमती मनोरमा जी से मुलाकात का मोड़। यह है 25 वर्ष की मनोरमा जी विजय वर्गीय। इंदौर शहर की प्रतिष्ठित व संपन्न परिवार में जन्मी मनोरमा जी बहुत ही प्रभावशाली व्यक्तित्व की महिला रही। छोटी सी उम्र में ही इन्होंने अपनी मां स्वर्गीय रामकन्या देवी विजय वर्गीय जी को खो दिया। इस छोटी सी उम्र में ही घर की बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां उठाना सीख चुकी थी। मनोरमा जी के पिता श्री रामविलास जी विजय वर्गीय अपने समाज में सम्मानित व इंदौर शहर के जाने माने हस्ती रहे। रामविलास जी सामाजिक उन्नति की सोच रखते थे। शहर के बच्चों की उचित शिक्षा के लिए उन्होंने क्लॉथ मार्केट में एक स्कूल भी बनवा रखा था। मनोरमा जी ने एमए बीएड में डिग्री लेने के पश्चात अपने पिता का सहयोग करने उनके स्कूल में 11वीं कक्षा की अध्यापिका बनी। अब एक तरफ थी मनोरमा जी जो अपने पिता का हाथ बंटवा रही थी, और दूसरी तरफ अशोक जी जो फिलहाल बच्चों की ट्यूशन लेकर इंदौर शहर में अपना गुजारा कर रहे थे। बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि समय का चक्र और भाग्य का फेर रोके नहीं रुकता। बस ऐसा ही कुछ हमारे अशोक जी के साथ हुआ जब उन्हें एक दिन किसी भले इंसान ने रामविलास जी के स्कूल में नौकरी करने का सुझाव दिया। नौकरी की तलाश कर रहे अशोक जी के लिए तो यह अवसर मानो डूबते को तिनके का सहारा जैसे था। सो वे जल्द ही मन बनाकर पहुंच गए क्लॉथ मार्केट श्री रामविलास जी विजय वर्गीय के स्कूल। अपने ज्ञान के आधार पर उन्हें वहां 11वीं कक्षा को पढ़ाने का अवसर मिला। उन्हें नौकरी पाने के लिए अपनी काबिलियत को सिद्ध करना था, और उनकी परीक्षा थी इस स्कूल के कर्ता धर्ता व उनके होने वाले ससुर जी श्री रामविलास जी के समक्ष। इकोनॉमिक्स तो अशोक जी का विषय था ही, लेकिन बच्चों को समझ आए उस अंदाज में समझाना था, और यही उनकी परीक्षा भी थी। खास बात यह रही कि उन्होंने स्कूल के संचालक जी को भी बड़े ही संक्षिप्त व सरलता से अर्थशास्त्र का असल मतलब समझा दिया। क्लास खत्म होते ही अशोक जी स्कूल के डायरेक्टर से मिलने गए, जो कि उनके पढ़ाने के अंदाज से खुश थे। इस तरह रामविलास जी ने अशोक जी को नौकरी पर रख लिया। इन्हें स्कूल में 11वीं कक्षा के बच्चों को हिंदी पढ़ाने का अवसर प्राप्त हुआ। भगवान द्वारा रचे इस खेल का वो पल आता है जब हिंदी विषय की किताब लेने अशोक जी स्टाफ रूम में पहुंचे और उनकी निगाहें मिलती हैं रामविलास जी की बेटी
और उनकी सह अध्यापिका श्री मनोरमा जी से। ये पल मानो दोनों की नजरें शर्मा जाती हैं, लेकिन मनन में एक दूसरे की छवि यूं रह जाती है जैसे कोरे कागज पर स्याही से किसी ने उनका नाम लिख दिया हो। हर रोज की ये कहानी दोनों के करीब आने का जरिया बनी। दोनों की ये नजरों की मुलाकात बातों में तब्दील होने लगी। प्रेम में तो है रे ऐसी पड़ी मैं, पुराना जमाना नया हो गया, ये क्या हो गया। कब सांस थामी कब सांस छोड़ी, हर दर्द मेरा बयां हो गया। साथ ही साथ रामविलास जी को अशोक जी की सभ्यता व अपने कर्तव्य पर समर्पित स्वभाव धीरे धीरे भाने लगा। प्रतीत होता था मानो किस्मत भी अब अशोक जी और मनोरमा जी को मिलाना चाहती थी। यह सिलसिला बातों ही बातों में बहते हुए एक हसीन मोड़ लेने लगा और एक दिन मनोरमा जी ने अपने दिल की बात का इजहार एक छोटी सी चिट्ठी में लिखकर किया, जिन्होंने उस हिंदी की किताब में रखकर अशोक जी को थमा दिया। दोनों का मन मिल चुका था। उम्मीदों से परे दोनों ने अपने रिश्ते को समय के हवाले कर दिया था। दोनों खुश भी थे और शादी के लिए तैयार भी। लेकिन अब यह बात घर के बड़ों तक जानी थी। धूप में झुलस गए दूरियों से हारे, पार क्या। ये वो जमाना था जिसमें प्रस्ताव रखने की सोच भी कोई आसान बात नहीं थी, और तो और ये संबंध भी दो अलग अलग समाजों के बीच होने को था। छाँव के किनारे कभी कहीं। शादी के अटल इरादे एवं परिस्थितियों के ख्यालों के बीच मानो तालमेल नहीं बैठ पा रहा था। ससुर जी के नेतृत्व में नौकरी करना कुछ पेचीदा मालूम हुआ। वहीं मनोरमा जी एक संपन्न घर की बेटी थी। इस बात की गंभीरता को समझते हुए फैसला लेना मुश्किल भी था, लेकिन आज तक परिस्थितियों से लड़ते आए अशोक जी हार मानने वालों में से कहां थे। उन्होंने खुद से अपने मन में एक संकल्प लिया, पहले बेहतर नौकरी ढूंढूंगा, शादी उसके बाद ही करूंगा। परिस्थिति कठिन थी, लेकिन अशोक जी ने समय को महत्व देते हुए यह बात घर तक जल्द से जल्द बताना उचित समझा, क्योंकि अभी घर वालों को भी इस विषय पर समाज के विपरीत जाकर निर्णय लेने में समय तो लगता ही। अब साहब बात जानी थी उस ब्राह्मण परिवार के सदस्यों तक, जहां चूल्हा चौका भी किसी अन्य परिवार के साये से अछूता रहा हो। अपनी माता को मनाने के बाद जब बात आई परिवार की रजामंदी की, तो परिपाठी के प्रतिकूल व रीति रिवाजों के चलते परिवार से थोड़ी रुसवाई मिली। वहीं मनोरमा जी भी अपने पिताजी से बात करने के लिए अभी हिम्मत जुटा ही रही थी। पिता से इस विषय में बात करने की हिम्मत नहीं थी, सो उन्होंने कोई और उपाय अपनाने का सोचा। उन्होंने अपने मुंह बोले भाई गोकुल जी शर्मा को एक खत लिखकर सारी बात विस्तार में बताना उचित समझा और उनसे मदद मांगी। उस समय गोकुल जी पत्रकारिता के क्षेत्र में एक बड़े नाम थे। गोकुल जी के सानिध्य से अशोक जी इंदौर में बैंक की नौकरी में लग गए। अब वक्त था उस शादी के फैसले को आगे बढ़ाने का। अशोक जी का हौसला मिलने पर उनकी हिम्मत थोड़ी जागी। मनोरमा जी ने आखिरकार अपने पिताजी के सामने शादी की बात छेड़ दी। यह जमाना था जब हर इंसान, हर परिवार समाज के खिलाफ जाने की हिम्मत नहीं कर पाता था। रामविलास जी के सामने सामाजिक परिस्थितियां व अपनी प्रतिष्ठा की बात थी। उन्हें यह बात एक ठेस सी लगी।
रामविलास जी के इनकार के बाद मनोरमा जी व अशोक जी के सामने चिंताओं के घने बादल आ गए। कुछ कठिनाइयों, कुछ परेशानियों से लड़ते समय आया जब गोकुल जी व उनकी अर्धांगिनी के सानिध्य से अशोक जी और मनोरमा जी का मंगल विवाह संपन्न हुआ। दूल्हे पक्ष से अशोक जी का पूरा परिवार सम्मिलित हुआ, वहीं दुल्हन पक्ष से चुनिंदा लोग ही आए। रुसवाई के चलते मनोरमा जी के पिता उस विवाह में उपस्थित नहीं हुए। ये पल मानो मनोरमा जी को सुई की तरह चुभ रहा था। इसी चुभन के साथ उन्हें नए घर में जाकर एक नई जिंदगी की शुरुआत करने की चिंता भी सताने लगी। लेकिन अपने गृह प्रवेश पर अशोक जी की माता व अपनी सासू मां से एक अपनापन होने का एहसास मिलते ही उन्हें अपनी चिंता से कुछ राहत मिली। समय लगा और मनोरमा जी के पिताजी के विचार उनके लिए सकारात्मक होते गए। वे अब खुश थे। लो भाई, कुछ ऐसा रहा अशोक और मनोरमा जी के जिंदगी का सफर। समय गुजरता गया और देखते ही देखते दंपति के दोनों बेटे विवेक और विशाल बड़े होते गए और घर की पूरी जिम्मेदारियां अपने कंधों पर ले ली। साथ ही घर में बहुओं का आगमन हुआ और मानो इनके शुभ कदमों से इस परिवार की उन्नति में दोगुनी तेजी आ गई। वहीं विवेक और पायल के दाम्पत्य जीवन को आज 25 वर्ष पूरे हो गए हैं। इंदौर शहर में रहते हुए विवेक और पायल ने अपनी कंपनी अथीना ट्रेड विंग्स को अपने सूझबूझ और मेहनत से नई पहचान दी। साथ ही अपने दोनों बच्चों की सही परवरिश और उन्हें हरदम नई और बेहतर सोच रखने को प्रेरित करते गए। बच्चों की इच्छाओं और सोच को समझते हुए हमेशा उनका हौसला बढ़ाया। बच्चों को अच्छे संस्कार के साथ अच्छी शिक्षा भी दी। इन्होंने एक अच्छे माता पिता बनने के साथ एक जिम्मेदार भाई बनने का भी फर्ज अदा किया। इन दोनों भाइयों का साथ इस परिवार को हौसला देता है और इस घर की बहुएं इस घर को संपूर्ण करती हैं। सोचा न था कि आएगा ये दिन भी फिर कभी। एक बार हम मिले हैं, जरा मुस्कुरा तो लें। कौन जाने फिर कब ये उल्फत देरी ना याद आए। इस हुस्न अख्तियार पे नजरें झुका तो लें। बरसा लबों से फूल, तेरी उम्र हो दराज, संभले हुए तो हैं पे जरा डगमगा तो लें। और अपना अपना अहद वफा भूल जाए हम। किसका है चेहरा जिसे मैं हर एक फूल में देखता हूँ। ये किसकी है आवाज जिसको न सुन के भी मैं सुन रहा हूँ। खुशबुएं कैसी बह रही है। वक्त झरने सा बहता हुआ जा रहा है, ये कहता हुआ। दिल की वादी में चाहत का मौसम है और यादों की डालियों पर अनगिनत बीते लम्हों की कलियां महकने लगी हैं।
चांद सी महबूबा हो मेरी, कब ऐसा मैंने सोचा था। हाँ, तुम बिल्कुल वैसी हो जैसा मैंने सोचा था। चांद सी महबूबा हो मेरी, कब ऐसा मैंने सोचा था। हाँ, तुम बिल्कुल वैसी हो जैसा मैंने सोचा था। बड़ी